नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था के अंतर्गत बिंदु दोष को पढ़ेंगे। बिंदु दोष को समझने से पहले कुछ आधारभूत जानकारियाँ जिसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है, तो आइए उस आधारभूत जानकारियों को पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहला है ठोस। ठोस है क्या? तो ठोस को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक उसके लक्षणों को जानना पड़ेगा। जैसे ठोस हम किसे कहेंगे? जिनमें अवयवी कण प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, उनकी स्थिति क्लोज पैकिंग की रहती है, द्रव्यमान या आयतन उनका निश्चित होता है, अणु और परमाणु बहुत नज़दीक में होने की वजह से उनका गलनांक और पथरांक भी उच्च होता है, तो इन्हें हम ठोस कहते हैं। सेकेंड बिंदु है क्रिस्टल। जब क्रिस्टल शब्द का उपयोग करते हैं तो किसी ठोस के लिए क्रिस्टल शब्द का उपयोग करते हैं, तो क्रिस्टल का यहाँ तात्पर्य यह होता है कि उस ठोस को बनाने वाले जो अवयवी कण है, वो अवयवी कण विशिष्ट ज्यामिति त्रिविम में विशिष्ट ज्यामिति स्थिति में रहते हैं, यानी उनकी एक विशिष्ट ज्यामिति संरचना रहती है। तब उस ठोस को हम ठोस को हम क्रिस्टल कहेंगे। क्रिस्टल ठोस को जब क्रिस्टल नाम करते हैं, कहने का मतलब उसके अवयव कणों में एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था रहती है, तभी हम उस ठोस को क्रिस्टल कहेंगे। यानी आप क्रिस्टलीय ठोस का मतलब हो गया कि उसको बनाने वाले जो अवयव कण हैं, अवयवी कण हो सकते हैं, अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, ये जब नियमित त्रिविम में नियमित व्यवस्था में रहते हैं तब वह क्रिस्टल कहलाता है, वो ठोस क्रिस्टल कहलाता है। तीसरा बिंदु है इकाई संरचना। इकाई संरचना से क्या तात्पर्य है? वह छोटी सी छोटी संरचना जिनकी त्रिविम में बारंबारता या बारंबार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। इकाई संरचना मतलब किसी क्रिस्टलीय ठोस की वह छोटी सी छोटी संरचना जिसके बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े ठोस का निर्माण होता है, तो उसको कहेंगे हम इकाई संरचना। अब आते हैं चौथे बिंदु, जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या है? तो जालक बिंदु को समझने के लिए आपकी जो त्रिविम जालक संरचना बनाया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें धनायन और ऋणायन आपस में आयन जो है इस प्रकार से बंधे हुए हैं। तो जहाँ पर आयनों की उपस्थिति होती है जालक संरचना में, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उस एग्जैक्ट स्थान को, उस निश्चित स्थान को जहाँ पर जो आयन उपस्थित है वह जालक बिंदु है। ठोस क्रिस्टल इकाई संरचना जालक बिंदु, इतना को जानने के पश्चात अब आते हैं हम लोग बिंदु दोष। तो अब पांचवें बिंदु पर आते हैं जो कि है बिंदु दोष, जो आज का टॉपिक भी है। बिंदु दोष कहने का मतलब है कि लेटिस पॉइंट पर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होना। जैसे यहाँ पे त्रिविम जालक संरचना बनाया गया है, आप देखिए एक लेटिस पॉइंट जहाँ आयन उपस्थित है वो लेटिस पॉइंट। किसी कारणवश वहाँ पर यदि वो आयन मुक्त हो जाए, अन्यत्र चला जाए, या इस क्रिस्टलीय जालक में बाहर से कोई अशुद्धि आ जाए, तो सामान्यतः इसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है। ठोस वह स्थिति में नहीं रह पाता जो कि एक आदर्श स्थिति में रहता है, यानी उसमें उसकी संरचना में विचलन उत्पन्न होता है। उसकी संरचना में विचलन उत्पन्न हो जाने की वजह से जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। तो बिंदु दोष को मुख्यतः वर्गीकरण किया गया है कुछ इस प्रकार से। पहला है रस समीकरण मिति, दूसरा है अरस समीकरण मिति, तीसरा है अशुद्धि दोष। तो आप रस समीकरण मिति, इसको हम यदि अंग्रेजी में कहें तो ये स्टोकियोमेट्रिक अनुपात कहलाता है। स्टोकियोमेट्रिक रस समीकरण का मतलब है स्टोकियोमेट्रिक। तो यहाँ पर आप देखिए रस समीकरण मिति शब्द का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यदि कोई यौगिक जो कि धनायन और ऋणायन से बना है और उसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात यदि जैसा हम सूत्र रासायनिक सूत्र में प्रस्तुत करते हैं उसी अनुपात में यदि हैं, जो कि एक आदर्श स्थिति में नहीं रह सकते हैं, सामान्य दाब और ताप की स्थिति में नहीं रहते, तब वो हम कहेंगे कि ये रस समीकरण मिति है। और दोष उत्पन्न हो और फिर भी धन और ऋण आयनों में अनुपात में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो, तब वह कहलाएगा रस समीकरण मिति दोष, जो बिंदु दोष का प्रथम वर्गीकरण। दूसरा है अरस समीकरण मिति या नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन
दोष उत्पन्न होने पर अनुपात में नहीं रहते, अर्थात उनके अनुपात में अंतर उत्पन्न हो जाता है। तीसरा वर्गीकरण है अशुद्धि दोष, जो कि दो कारणों से हो सकती है, इसलिए दो वर्गीकरण यहाँ दिए गए हैं। अशुद्धि दोष, उदासीन परमाणु आ जाए क्रिस्टल जालक में या कोई अन्य आयन आ जाए, धन आयन या ऋण आयन। अब ये तीन प्रमुख वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण को हम देखते हैं रस समीकरण मिति दोष। इसको दो वर्गों में बांटा गया, शाटकीय दोष और फ्रेंकल दोष, जिसको एक एक करके हम समझेंगे कि शाटकीय दोष क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका प्रदर्शन जो यहाँ पर द्विमीय जालक संरचना बनाई गई है उसके आधार पर शाटकीय दोष को समझने का प्रयास करेंगे, फिर फ्रेंकल दोष को समझेंगे। जो दूसरे नंबर का वर्गीकरण है वो उनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला धातु आधिक्य, दूसरा धातु निम्न दोष, जो अरस समीकरण मिति दोष के दोष उपवर्ग है। धातु आधिक्य जो दोष है वह कारण है अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण पहला, दूसरा है ऋणायन रिक्तिका के कारण। इसको भी बाद में डिटेल समझेंगे। दूसरा वर्गीकरण जो अरस समीकरण मिति दोष में है वह धातु निम्न दोष की वजह से है, उसका है अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था पहला में धातु आधिक्य में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, उसी प्रकार अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। जैसे यहाँ लिखा गया है ऋणायन रिक्तिका के कारण, तो यहाँ धनायन रिक्तिका के कारण। तो ये कारण है, ये इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है समीकरण मिति। अब इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम शाटकीय दोष पर, जो कि रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत एक उपवर्ग है। शाटकीय दोष को समझने के लिए हम एक द्विमीय जालक संरचना बनाते हैं। यदि आयनों को एक रेखीय क्रम में बनाया जाए तो एक विमीय संरचना कहलाती है। यदि इस प्रकार से उसकी व्यवस्था बनाई जाए तो द्विमीय, और एक होती है त्रिविमीय संरचना। तो द्विमीय संरचना के आधार पर हम शाटकीय दोष को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं धनायन ऋणायन के साथ, धनायन ऋणायन के साथ इस प्रकार से बंधे हुए हैं। प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर जितने ऋणायन से घिरा रहता है उतने ही कोई भी ऋणायन अपने चारों ओर उतने ही धनायन से घिरा जाता है, अर्थात धनायन और ऋणायन का अनुपात यहाँ स्थिर है, जो कि रस समीकरण मिति दोष को प्रदर्शित करता है। रस समीकरण मिति होने का कारण है कि धनायन ऋणायन की उचित संख्या से, उसी संख्या से, ऋणायन धनायन की उसी संख्या से और धनायन ऋणायन की उतनी ही संख्या से घिरा हुआ है, अर्थात इनका अनुपात स्थिर है। अब इसमें मान लीजिए किसी भौतिक या रासायनिक कारणवश कोई धनायन क्रिस्टल को छोड़ करके मुक्त हो जाए, क्रिस्टल की जालक संरचना जो है इसको छोड़ करके मुक्त हो जाए, और इसको जालक संरचना को उदासीन बनाए रखने के लिए कहीं से एक ऋणायन भी गायब हो, अर्थात धनायन का गायब होना, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन का गायब मुक्त होना, इससे जो दोष उत्पन्न होंगे उसको हम कहेंगे शाटकीय। शाटकीय दोष को ठीक से समझ लीजिए। जालक संरचना में से किसी धनायन का गायब हो जाना, मुक्त हो जाना क्रिस्टल जालक को छोड़ करके, और उस पूरी जालक संरचना की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन का भी मुक्त हो जाना, जिसकी वजह से जो दोष उत्पन्न होते हैं वो शाटकीय दोष है। तो शाटकीय दोष के जो लक्षण है, विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है, उसको बिंदुवार हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है धनायन और ऋणायन जालक बिंदु से पूर्णतः गायब हो जाता है। शाटकीय दोष है कि नहीं, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि धनायन या ऋणायन मुक्त हुए हैं कि नहीं, क्रिस्टल जालक से मुक्त है कि नहीं, उसकी जगह पर जगह खाली हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ प्रदर्शन किया गया है, धनायन यहाँ मुक्त नहीं है, यहाँ ऋणायन मुक्त हो गया है, अर्थात दोनों जगह खाली है। तो पहला बिंदु है, लक्षण है, धनायन और ऋणायन जालक बिंदु से पूर्णतः गायब है, जालक में और कहीं स्थान पर वो नहीं है। दूसरा है क्रिस्टल का घनत्व कण। अब चूंकि घनत्व का सीधा संबंध होता है आयतन और उस आयतन विशेष में, उस वॉल्यूम विशेष में कितने मौजूद हैं, तो यदि आयतन में किसी प्रकार का कमी नहीं होता है और सदस्य संख्या में कमी आ जाए तो घनत्व में कमी हो जाती है। घनत्व का सीधा संबंध आयतन और सदस्य संख्या से है। तो चूंकि यहाँ पर धनायन गायब हो गया है, ऋणायन गायब हो गया है, इसलिए क्रिस्टल का घनत्व भी कम हो गया। तीसरा, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। समन्वय संख्या को कैसे समझेंगे? समन्वय संख्या कोई आयन कितने अन्य आयनों से घिरा हुआ है, कोई परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ है,
उसे उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। तो जिनमें उच्च समन्वय संख्या होती है ऐसे यौगिकों में शाक्तीय दोष पाया जाता है। तीसरा बिंदु हो गई। चौथा है परावैद्युतांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शाक्तीय दोष उत्पन्न होने पर किसी ठोस में परावैद्युतांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो परावैद्युतांग है क्या? परावैद्युतांग को कलाम ने समझाया कि वायु में दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल होता है और अन्य माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उनके बीच का अनुपात है। अर्थात यदि वायु में दो आवेशों के मध्य का आकर्षण बल को हम F से प्रदर्शित करें और अन्य माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल है उसको Fm से प्रदर्शित करें, तो परावैद्युतांक जिसको प्रदर्शित किया जाता है कुछ इस प्रकार से, तो ये हुआ आपका परावैद्युतांक का सूत्र। तो परावैद्युतांक क्या हो गया? एक अनुपात है वायु में दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल F और अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल के बीच का, उसमें कमी हो जाती है। परावैद्युतांक कमी हो जाती है, क्षमा करेंगे, परावैद्युतांक में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा है क्रिस्टलीय उदासीनता बनी रहती। क्योंकि एक धनायन मुक्त हुआ है और उसी को विद्युत उदासीन बनाने के लिए एक ऋणायन भी मुक्त हुआ है, यानी धनायन और ऋणायन में दोनों में कमी हुई है, इसीलिए जो बचे हुए जितने धनायन है उतनी मात्रा में ऋणायन है, इसीलिए क्रिस्टल जो है उदासीन है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टलीय उदासीनता बनी रहती है। कुल आयनों की संख्या में कमी, परंतु आप देखिए इसी द्विमीय जालक संरचना को यदि आप ध्यान से देखें तो जितने धनायन जितने ऋणायन, उसमें एक धनायन और एक ऋणायन मुक्त हो गए, यानी कुल आयतन में से धनायन एक और ऋणायन एक कम हो गया, अर्थात कुल आयनों की संख्या में कमी हो गई। ये छठवां लक्षण है, विशेषता है इसकी शाक्तीय दोष में। सातवां बिंदु है क्रिस्टल के द्रव्यमान में कमी हो जाती है। यहाँ जितने धनायन और जितने ऋणायन थे उनके कुल द्रव्यमान जितने थे उसमें एक धनायन का एक ऋणायन का द्रव्यमान कम हो गया, अर्थात क्रिस्टल के द्रव्यमान में कमी हो गई। ये सातवां महत्वपूर्ण बिंदु। अब आठवें बिंदु पर चर्चा करते हैं। क्रिस्टल का आयतन अपरिवर्तित रहता है। जो आयतन है क्रिस्टल का वो अपरिवर्तित रहता है, आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। इस प्रकार के दोष तापमान में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो त्रुटियों की संख्या यानी धनायनों और ऋणायनों की मुक्त होने की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। प्रयोग में पाया गया है 775 केल्विन पर 10 के घात 6 स्थानों पर एक त्रुटि पाई जाती है। ये प्रयोगित है 775 केल्विन पर 10 के घात 6 स्थानों में से एक त्रुटियों की संख्या है। तो हर 775 केल्विन पर इस प्रकार से त्रुटियों में वृद्धि होती जाएगी, यानी तापमान में वृद्धि पर त्रुटियों की संख्या में वृद्धि होती है। अगला बिंदु है क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न। विद्युत चालकता उत्पन्न होने का कारण आप स्पष्ट देख सकते हैं, दो जगह रिक्त जगह बना, यानी आयनों यदि हम ऊर्जा बाहर से दें क्रिस्टल को तो क्रिस्टल के अंदर ऊर्जा को संचालित करने के लिए या आयनों के स्थानांतरण के लिए जगह उपलब्ध हो गई। दो रिक्त स्थान होने की वजह से पड़ोस का आयन उस जगह को फिलअप कर सकता है, यानी आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और विद्युत चालकता का ये कारणों में से एक भी है कि आयनों की गति, आयन यदि गति कर सकते हैं किसी द्रव्य में तो विद्युत का चालन करेंगे तो क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है शाक्तीय दोष की वजह से। अगला बिंदु है जालक ऊर्जा में कमी हो। उसके बाद है छिद्र की उपस्थिति के कारण, ये छिद्र है, छिद्र की उपस्थिति यहाँ होल बन गया, क्योंकि धनायन है वो मुक्त हो गया, ऋणायन है वो मुक्त हो गया, अतः यहाँ छिद्र उत्पन्न हो गए। तो छिद्र में उत्पन्न हो जाने की वजह से इस प्रकार के ठोस जिसमें शाक्तीय दोष पाई जाते हैं उसकी स्थायित्व में कमी देखी जाती है। तो विशेषताओं को परिचित किया जाए, धनायन और ऋणायन जालक बिंदु से पूर्णतः गायब रहते हैं, क्रिस्टल का टोटल घनत्व कम हो जाता है, उच्च समन्वय संख्या वाले जो यौगिक है उनमें ये पाई जाती है, परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होने की वजह से क्रिस्टलीय उदासीनता बनी रहती है। हाँ, कुल आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, क्रिस्टल के द्रव्यमान में कमी हो जाती है, आयतन इसका स्थिर रहता है, विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है, इस कारण से जालक ऊर्जा में कमी पाई जाती है, छिद्र की उपस्थिति कारण ठोस की जो स्थायित्व है उसमें कमी आती है,
तो इस प्रकार से शाक्तीय दोष उत्पन्न होने पर ये लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो हमको क्या करना है, ये द्विमीय जालक संरचना को बनाने का एक बार अभ्यास करना है, जो कि बहुत सरल है। उसके बाद इन विशेषताओं को एक एक करके आप समझने का प्रयास करिए। जिस बिंदु पर आपको समस्या जाती है उस पर पुनः चर्चा की जा सकती है, मुझे शेयर करेंगे, मैं उस पर स्पष्टीकरण और ज्यादा दूंगा। ये शाक्तीय दोष किस प्रकार के ठोसों में उत्पन्न होती है उसके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, साधारणतः नमक के नाम से जानी जाती है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें सामान्य ताप एवं दाब की स्थिति में शाक्तीय दोष पाई जाती है। तो कमेंट करें, सजेशन दें, लाइक करें, और अगले बार जब हम आएंगे तो अन्य जो वर्गीकरण है और उनके लक्षणों हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।